नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि सैटरडे संडे को लोगों ने तय किया है कि लड़ाइयां होंगी और कई जगह पर कई तरह की लड़ाइयां देखी गई। मिडिल ईस्ट में तो जो चल रहा है वो आप लोगों को पता ही है। अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने पलट के अटैक किया, लेबनान में लड़ाई चल रही है, गजा के ऊपर हमला हुआ है, उस पर तो मैं आऊंगा। लेकिन हमारे अगल बगल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, जिसमें 20-25 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कराची में एक आतंकवादी घटना हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसका सारा ब्लेम जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर मढ़ा। हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं था। अब दोनों पड़ोसियों के बीच में ये चलता ही रहता है। हिंदुस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान के सर पे मढ़ दिया जाता है, और पाकिस्तान में कुछ होता है तो हिंदुस्तान के सर पर मढ़ दिया जाता है। दोनों मुल्कों को यह समझ में नहीं आता कि उनकी जिम्मेदारी एक दूसरे को उंगली दिखाना नहीं है, अपने लोगों की, अपने जो लोग हैं, अपनी जो आवाम है, उसकी सुरक्षा करना है, उसकी हिफाजत करना है। लेकिन जो काम नहीं कर पाते हैं उस काम के लिए सामने वाले को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, ताकि आवाम ये सवाल न पूछे कि हमारे ऊपर बम कैसे गिरे। कभी मैं डिटेल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खास तौर पर एक और इलाका है जहां इस समय बहुत चहल पहल है, और वो है पाकिस्तान वाला कश्मीर, जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, या हिंदुस्तान में जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। वहां पर भी 12-13 लोगों के मारे जाने की खबर है, और आवाम का जो मूवमेंट है उसको लगातार दबाया जा रहा है। इन सब पर कभी अलग से और डिटेल में बात करूंगा। अभी तो बात ईरान और मिडिल ईस्ट की होगी। आपने देखा कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक बार फिर बवाल जैसी कंडीशन बन गई। ऐसे वीडियोस आए, तेहरान टाइम्स ने ऐसा एक वीडियो जारी किया जिससे यह पता चला कि अमेरिका अपने लॉजिस्टिक्स को बहुत बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर कर रहा है। बहुत सारे जहाज आ रहे हैं, बाकी सारी चीजें आ रही हैं, और एकदम से माहौल ऐसा लगा जैसे कि लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। असल में कुल मिलाजुलाकर मामला यह है कि 23 जून को अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में जो जहाज फंसे हुए हैं उनके लिए 2 नए रास्तों का ऐलान कर दिया कि इन रास्तों से वो जा सकते हैं। लेकिन ईरान का कहना यह था कि जब तक हम परमिशन नहीं देंगे किसी रास्ते से कोई जहाज नहीं जा सकता। 25 जून को ओमान का जो तट है उसके पास एयर लवली नाम का एक जहाज था, जिसके ऊपर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया। जहाज को नुकसान पहुंचा लेकिन कोई इसमें मारा नहीं गया। 26 जून को अमेरिका ने कहा कि यह तो सीज फायर तोड़ना हो गया, और ईरान के मिसाइल, ड्रोन और रडार वाले ठिकानों पर हमला किया। 27 जून को ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त जवाबी हमला किया, और बहरीन और कुवैत में अमेरिका के जो बेस हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। उसके बाद पूरा माहौल गर्म हो गया। 28 जून को अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के ऊपर अटैक किया, और तुरंत इस बार बिना इंतजार किए ईरान ने कुवैत और बहरीन में जो अमेरिकी अड्डे हैं उनके ऊपर जो अटैक किया है। जो खबरें आ रही हैं अगर उनको सही माने तो वो बहुत जबरदस्त अटैक है। कई अड्डों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। अब इसके बाद लॉजिस्टिक्स लगातार आने लगे, दोनों तरफ से बयानात आने लगे। एक तरफ ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हम कोई बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी तरफ से ट्रंप का बयान आ गया कि ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, वजूद खत्म कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और इन बयानों की गर्मी ऐसी बढ़ी कि लगा जंग कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन ये सैटरडे था, संडे था, मंडे आते आते बयान बदल गए। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, जो लोग मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं, और ये बात तो मैं कहता ही हूं कि अगर आप रेगुलर नहीं देखते हैं तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। तो रेगुलर देख सकें और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ताकत बने। 3 रुपए 4 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, और एक मेंबर बनता है तो हमें लगता है कि हमारी एक बाजू और मजबूत हो गई। खैर, आप सपोर्ट करेंगे तो हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, और वैसे भी हम लगातार कोशिश करते ही रहते हैं। तो ये बात हमने आपको बताई कि संडे को ट्रंप बयान ऐसा देता है जिससे उसका वोट बैंक बढ़े, जिससे जो उसके समर्थक हैं वो बिल्कुल संडे को वैसे ही वहां नशा वशा करके सब मजे कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा और नशा मिला देता है, बड़ी बड़ी बातें करके कि ईरान का वजूद खत्म कर देंगे। अरे भाई, अगर आप ईरान का वजूद खत्म कर पाने की कंडीशन में होते तो अभी तक वजूद खत्म कर चुके होते। अगर आपके पास वाकई इतनी ताकत होती कि आप ईरान को बिल्कुल तबाह कर देते, नेस्तनाबूद कर देते, तो आप अभी तक कर चुके होते। कोशिश तो आपने की ही थी।
शुरुआत आपने मीनाब में एक बच्चों के स्कूल पर बम गिरा के की, उसके बाद भी आप लगातार सिविलियन ठिकानों पर हमला करते रहे, लगातार मिलिट्री ठिकानों पर हमला करते रहे, साइंस की यूनिवर्सिटीज तक पर आपने हमला किया, पुलों पर हमला किया, जहां जहां हमला कर सकते थे वहां वहां तो किया। लेकिन इस बार आपको यह अंदेशा नहीं था कि आपकी F-35 जैसे जहाज को भी ईरान गिरा सकता है। उसने गिराया, आपके रीपर ड्रोन्स को गिराया, आपके F-18 को गिराया, आपके जहाजों को जिस तरह से ईरान ने गिराया है, आपके समझ में आ गया था कि लंबी लड़ाई होगी तो ईरान में तबाही होगी, लेकिन ईरान से ज्यादा तबाही आपके सैनिक अड्डों की होगी, जिनके बारे में रह रह के अब खबरें आनी शुरू हुई हैं और बताया ये जा रहा है कि उन अड्डों को दोबारा बनवाने की आप सोच भी नहीं रहे हैं। ये इतना खर्चीला है और इतना खतरनाक है कि आप अड्डे हटाकर इजराइल में शिफ्ट कर रहे हैं, और नुकसान आपके प्रॉक्सी इजराइल को भी उतना ही हुआ था। यही वजह थी कि आप समझौते में आए, यही वजह थी कि आपने जंग रोकी, वरना तो आप ईरान को नेस्तनाबूद करके 5-6 हिस्सों में बांटने का प्लान बना ही चुके थे। शाह रजा पहलवी को यहां गद्दी पे बिठाने के लिए इजराइल में ख्वाब देखे ही जा रहे थे। शाह रजा पहलवी का एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में तकरीबन उसने ये बात मान ली है कि ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है और लोग मारे गए हैं वो उसकी वजह से हुआ है। 2 साल पहले जो वो इजराइल गया था उस समय प्लान बना था वगैरह वगैरह। तो ईरान की आवाम भी जानती है कि शाह रजा पहलवी अपनी गद्दी के लिए उनको मरवा रहा है। खैर, मैं बात ये कर रहा था कि ट्रंप का जो बयान था उस बयान को किसी ने सीरियसली नहीं लिया सिवाय कुछ खबर नवीसों के। उन्होंने जरूर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हंगामा मचाया और कहा कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है, ट्रंप ने धमकी दी है, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन इस धमकी को ईरान और बाकी कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। हालांकि ईरान वही ट्रिगर पर एक उंगली है, तैयार लगातार है, अपनी तैयारी की बात लगातार करता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमला हुआ तो हम भी हमला करेंगे। ये सारी चीजें हुई, लेकिन बाजार खुलता है मंडे को। कल तेल की प्राइस बढ़ गई थी, बाजार खुलता है मंडे को और मंडे को बाजार संभालने के लिए लड़ाइयां रुक जाती हैं। इसीलिए सुबह होते होते अगले दिन का अंदेशा आते आते बयान बदल गए और अब ये बयान आ रहा है कि बातचीत जारी रहेगी और खास तौर पर समझौता जो हुआ है, एमओयू हुआ है, उसके सारे पॉइंट्स पर तो बातचीत होगी। टेक्निकल जो बातचीत है एटॉमिक और बाकी सारी चीजों को लेकर, उस पर भी बातचीत होगी। ईरान ये भी जोर देगा कि जो हमारे एसेट फ्रीज करने की बात थी वो भी किया जाए। लेकिन इस पॉइंट पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है लेबनान का। दरअसल आपने एमओयू देखा है, हमने आपको एमओयू के सारे पॉइंट्स कई बार बताए हैं। पहला ही पॉइंट जो है वो सारे मोर्चों पर जंग रोकने के मुतल्लिक है और लेबनान का उसमें खास तौर पर जिक्र किया गया है। लेकिन आप देखिए, अमेरिका और ईरान का एमओयू साइन हो जाता है, इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर साइन हो जाता है, इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो चुका है गजा को लेकर। लेकिन अगर केवल कल की तारीख को आप देखिए तो गजा के ऊपर बम गिरा है, लेबनान में इजराइल की आर्मी लड़ रही है, बम गिरा रही है, और सीरिया में भी घुस गई है इजराइल की आर्मी, वहां भी गोलन हाइट्स के आसपास लड़ाई चल रही है। लेबनान और बाकी की बात तो करूंगा ही, लेकिन सीरिया वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अल शरा के गद्दी पर बैठने के बाद जो बड़ा खतरा था इजराइल को, जिसमें लेबनान, ईरान और सीरिया का एक पूरा कनेक्शन बनता था, सीरिया के थ्रू हिजबुल्लाह को हथियार वगैरह पहुंचाए जाते थे, वो तो खत्म हो गया। सीरिया में अल शरा बैठा है जो बेचारा इजराइल से लड़ना भी नहीं चाहता, जो लगातार कह रहा है हम तो अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन गोलानी हाइट्स पर या गोलन हाइट्स उसको कहिए, गोलन हाइट्स पर जिस तरह का कब्जा है इजराइल का, जिस तरह से फायदा उठाकर, असद के हटाए जाने का फायदा उठाकर गोलन हाइट्स पर अपना कब्जा मजबूत किया इजराइल ने, उसको लेकर सीरिया की जनता में गुस्सा है। जो सदर्न सीरिया है, साउथ सीरिया है, दक्षिण वाला जो सीरिया है, उसमें लोगों के अंदर गुस्सा तो है, और वो इलाका ऐसा है जिस इलाके में असद का इफेक्ट भी अच्छा था और ईरान और रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी है। तो उस इलाके को लगातार इजराइल और आगे बढ़ते हुए कब्जा करना चाहता है। कल यही हुआ, इजराइल ने हमला किया तो वहां के लोकल लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये बड़ा मजेदार है कि चाहे वो लेबनान हो चाहे सीरिया हो, आर्मी वहां की नहीं लड़ती इजराइल से, लोकल लोग लड़ते हैं। तो लोकल लोग खड़े हो गए, अपने हथियारों से मुकाबला किया, काफी नुकसान भी पहुंचाया है, खबरें आएंगी।
और कई लोगों का कहना है कि यह सीरिया में सीरियन इंतिफादा की शुरुआत है, यानी सीरिया के लोगों के आप कह सकते हैं कि विद्रोह की शुरुआत है, जो इजराइल से ज्यादा अल-शरा को महंगी पड़ सकती है। उधर लेबनान में समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ? समझौते में कहा गया एक सिक्योरिटी जोन है, दो मुल्कों के बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में एक सिक्योरिटी जोन है, जिस जोन में इजराइल को अटैक करने की आजादी रहेगी। अब जरा आप नक्शा देखेंगे तो इस सिक्योरिटी जोन में इजराइल का कोई इलाका नहीं है। अगर दो मुल्कों के बीच में मान लीजिए सिक्योरिटी जोन बना है तो इसका मानी यह होना चाहिए कि थोड़ा इलाका इजराइल का हो और थोड़ा इलाका लेबनान का हो, लेकिन यह सारा का सारा इलाका लेबनान का है, साउथ लेबनान का है, लिटनी रिवर के पास का इलाका। और ये वो इलाका है जहां कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का असर है, शिया मुसलमान हैं, ईसाई हैं इस इलाके में, और यहां पर हिजबुल्लाह का अच्छा खासा असर है। तो इस इलाके को इजराइल का सिक्योरिटी जोन मान लिया गया और लेबनान की गवर्नमेंट ने कहा कि हुजूर आला, इस इलाके पे आप बम गिराएं, इस इलाके पे आप बंदूकें चलाएं, इस इलाके पे आप जमीनें कब्जा करें, इस इलाके में आप कुछ भी करें, इसकी आपको आज़ादी है। आपने दुनिया की कोई ऐसी सरकार सुनी है जो अपने ही एक इलाके में एक दूसरे मुल्क को, जो उसकी राजधानी पर हमला कर चुका है, बेरूत पर हमला कर चुका है, उसको आज़ादी दे दे कि आप वहां आराम से गोलियां चलाओ? और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने तुरंत कहा कि ये जो समझौता है ये नल एंड वायर्ड है, इसको हम नहीं मानते। तो हुआ ये कि वहां पर कल रात को जबरदस्त लड़ाई हुई है, रात भर लड़ाई हुई है। वहां एक गांव है डीर सीरियन गांव, और उस गांव में इजराइल के कैप्टन डेविड हजुत और स्पेशल ब्रिगेड के कई सारे सैनिक उस गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनका मुकाबला लेबनान की आर्मी ने नहीं, हिजबुल्लाह ने किया। और इस लड़ाई में कैप्टन डेविड हजुत मारे गए हैं, जो वहां के प्लाटून कमांडर थे, यानी कमांडर को ढेर कर दिया है हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। और भी कुछ सैनिक मारे गए हैं, लेकिन कंफर्मेशन अभी केवल प्लाटून कमांडर कैप्टन डेविड हजुत का आया है। और आप ये समझिए कि पूरे दिन की और रात की लड़ाई के बावजूद अभी उस गांव में वो नहीं घुस पाए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह मुकाबला कर रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल में कई सारे अपने ड्रोन छोड़े हैं, और जिसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 70-75 हजार इजरायली अपना घर छोड़कर भागे हुए हैं हिजबुल्लाह के डर से। तो लेबनान के मोर्चे पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और ईरान की तरफ से लगातार ये बयान आ रहा है, कालिबाफ का बयान आया है कि लेबनान से अमेरिका को यह बताना होगा कि लेबनान से एक फेज तरीके में, यानी टाइम बद्ध तरीके में, टाइम तय हो उसी टाइम में इजराइल की आर्मी पीछे हटे और अपने इलाके में जाए, लेबनान को खाली करे। यह तय करना होगा अमेरिका को, यह कहना है कालिबाफ का। अब जाहिर है कि वो याद दिला रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लेबनान की बात हुई थी। तो आप देखिए, ईरान के कालिबाफ जो हैं वो कह रहे हैं कि लेबनान से इजराइल की आर्मी को पीछे जाना होगा। और लेबनान की जो लीडरशिप है, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं आओन, वो समझौता करके आते हैं कि उस इलाके में इजराइल जब तक चाहे, जब तक उसे लगता है कि हिजबुल्लाह से खतरा है, तब तक रह सकते। ये हालात हैं लेबनान के। लेबनान के जो संसद के अध्यक्ष हैं नबीह बेरी, उन्होंने भी इस समझौते की जबरदस्त मजम्मत की है और कहा है कि ये एक थोपा हुआ समझौता है, इससे लेबनान के हुकूक की हिफाजत नहीं होती है, और कहते हैं कि इसके अंजाम बहुत गंभीर होंगे। यहां तक कि उन्होंने इस समझौते को सेडिशन कहा, गद्दारी कहा, और कहा यह लेबनान और लेबनानी लोगों की एकता को खतरे में डालता है। दरअसल लेबनान में जो सबसे बड़ा खतरा इस समय है वो एक नए सिविल वार की शुरुआत का है। कहीं ऐसा ना हो कि लेबनान में एक नए सिविल वार की शुरुआत हो जाए, इजराइल जिसका फायदा उठाए। कालिबाफ की नबीह बेरी से बात हुई और उसके बाद ही उन्होंने ये बात कही कि ईरान का मकसद लेबनान में जंग को रोकना और इजराइल की आर्मी को फेज तरीके से धीरे धीरे लेबनान से बाहर भेजना है। अब यही वो बात है जिस पर लगातार विवाद बना हुआ है। और एक तरफ अमेरिका में, दरअसल देखिए अगर आप, तो ट्रंप का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा है जो अभी भी प्रो इजरायली है पूरी तरह से, और दूसरा हिस्सा है जिसको लगता है कि अब इजराइल से हमको थोड़ा पीछा छुड़ाना चाहिए, वरना कभी हम शांति और सुकून से नहीं रह सकेंगे। दरअसल
मिडिल ईस्ट पूरी तरह से खतबदा रहा है और इसके सेंटर में अमेरिका नहीं इजराइल है। एर्दोगान ने एक प्रोग्राम में, जो उसकी पार्टी का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में उसने कहा कि ज़ायनिज़्म तुर्की के लिए खतरा है। उसने कहा ज़ायनिज़्म जैसे लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे दूसरे मुल्कों की जमीन कब्जा कर रहा है, जैसे लगातार कट्टर होता जा रहा है, वो टर्की के लिए भी खतरा है। और एर्दोगान जब ये कह रहा है तो उसके पहले ही इजराइल के कई जिम्मेदार लोग ये बात कह चुके हैं कि अगला नंबर टर्की का है। तो टर्की को अगर ये लग रहा है कि इजराइल खतरा है तो ये बड़ा नेचुरल है। दरअसल F-16 जहाजों की बात है, अमेरिका देना चाहता है तुर्की को। अभी एक बयान में भी ट्रंप ने कहा था, उससे पूछा गया था नाटो की मीटिंग होनी है तुर्की में, तो उसने कहा था हाँ मैं ये गिफ्ट दे सकता हूं तुर्की को। ये इजराइल के लिए बहुत मुश्किल बात है, जो चाहता था किसी तरह से नाटो टूट जाए, ताकि तुर्की जो नाटो में है, जिसके ऊपर हमला करने पर सारे नाटो मुल्कों पर हमला माना जाएगा, उससे तुर्की दूर हो जाए, साथ में तुर्की और अमेरिका के बीच का रिश्ता भी कमतर हो, ये चाहता था इजराइल। लेकिन लगता नहीं है कि अमेरिका तुर्की से रिश्ता खराब करना चाहता है। F-16 देने की बात है, नाटो से निकालने की बात ही नहीं है। ट्रंप ने कहा था कि तुर्की नाटो का ज़रूरी हिस्सा है। कई सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन सच यही है कि तुर्की नाटो का ज़रूरी हिस्सा है। और आप जानते हैं कि एर्दोगान के साथ ट्रंप के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। अब जब ये बयान आता है एर्दोगान को, तो इजराइल को फिर से मौका मिल जाता है। नेतन्याहू फिर अमेरिका की गुहार लगाता है कि देखिए हुजूर, ये तो हमारे मुल्क को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मज़ेदार ये है कि जब आप कहते हो कि तुर्की खतरा है, जब आप कहते हो इजिप्ट खतरा है, जब आप किसी मुल्क पर हमला करते हो, तो उसके पास खुद को बचाने का राइट नहीं है। लेकिन कोई आपके खिलाफ बात कर दे तो तुरंत आपको रोना गाना सूझ जाता है और छोटे बच्चे की तरह, अमेरिका जैसे छोटे बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं, आप अमेरिका अमेरिका चिल्लाते हो। तो अब अमेरिका के ऊपर है कि ये जो बच्चा उसने पाला था, जो अब एक खतरनाक गुंडे में तब्दील हो गया है, इसको वो किस हद तक बर्दाश्त करेगा। रहा सवाल ईरान और अमेरिका का, तो मुझे लगता है अभी ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है, एक गलती से जंग दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि दोनों ही और बातचीत से मसला किस हद तक सुलझ सकता है ये देख रहे हैं। इसलिए फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जंग शुरू होगी, लेकिन आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं कह सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।